हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, रीजनिंग। और हर एग्जाम में जो है रीजनिंग के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और कई जगह तो 25 तक क्वेश्चन आते हैं और कई जगह 2-3 आते हैं। एलडीआर ओपन में भी, जो एलडीआर सुपरवाइजर में भी 1-2 क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा ओपन सुपरवाइजर में भी आए हैं, क्लर्क में आए हैं, पुलिस में आए हैं। हर एक एग्जाम में जो है वो आपको रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम जो 20 क्वेश्चन लाए हैं उसमें 17 से 18 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के हैं। 1-2 क्वेश्चन जो है, 2-3 क्वेश्चन जो है वो मैथ से रिलेटेड है, लेकिन वो भी रीजनिंग की कैटेगरीज में हम उसको डाल सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही 5वीं लेवल के सवाल हैं, वो 5th क्लास तक के लेवल के सवाल हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 5, 6, 14, 45 और 184। अगला नंबर क्या आएगा? जब हम ये रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो कॉपी पेंसिल जरूरी है। और कुछ क्वेश्चंस तो आप, अगर आपने अच्छी तरह से तैयारी की है तो कुछ क्वेश्चंस तो आप बहुत जल्दी 2 या 3 सेकंड में भी सॉल्व कर लोगे, सोचना भी नहीं पड़ेगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए आपको मिनट लगेगा, 1.5 मिनट लगेगा, 1.5 से ज्यादा मिनट नहीं है। अब अगर आ गए क्वेश्चन तो 2 सेकंड में सॉल्व है, नहीं आए तो आप 2 घंटे तक करते रहो, नहीं आएगा पूरा पेपर, वो क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ट्रिक, ठीक है, प्रैक्टिस जो है वो रीजनिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो 5, 6, 14, 45, 184, अगला नंबर क्या आएगा? ये सीरीज चल रही है, सीरीज में अगला नंबर क्या आएगा? 885, 925, 985 या 785? आंसर देखते हैं। आंसर जो है इसका वो है 925। अब ये 925 कैसे आया उसको देखते हैं हम। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं 5 है, 5। अब यहाँ पे क्या सीरीज चल रही है? हम हर नंबर को उतने ही नंबर से गुना कर रहे हैं, उतना ही उसमें जोड़ दे रहे हैं। जैसे 5 को हमने क्या किया, 1 से गुना किया और उसमें 1 जोड़ दिया। तो 5 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो 5 ही आएगा और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 6 आएगा, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप। अब ये 6 आ गया। अब हम 6 के साथ क्या करते हैं, हम इसको 2 से गुना करते हैं और इसमें 2 जोड़ देते हैं। यानी 6 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो 12 आएगा और 12 में जब हम 2 जोड़ देंगे तो 14 आएगा। ठीक है, फिर हम 14 को क्या करते हैं, वो हम 3 से गुना करते हैं और उसमें 3 जोड़ देते हैं। तो 14 को जब हम 3 से गुना करते हैं तो 14 तिया 42, 42 में हम 3 जोड़ देते हैं तो 45 आ जाता है। अब 45 को हम क्या करते हैं, 4 से गुना करते हैं और उसमें 4 जोड़ देते हैं। तो 45 को 4 से गुना करते हैं, 180 आता है और 180 में फिर हम 4 जोड़ देते हैं तो 184 आ जाता है। अब हम 184 के साथ क्या करेंगे, हम, ध्यान है ना आपको, पहले नंबर को 1 से गुना किया, 1 जोड़ दिया, दूसरे नंबर को फिर 2 से गुना किया, 2 जोड़ दिया, तीसरे नंबर को 3 से गुना किया, 3 जोड़ दिया, चौथे नंबर को 4 से गुना किया, 4 जोड़ दिया। अब 5वें नंबर को हम कैसे लाएंगे आंसर? तो हम इसको 5 से गुना करेंगे और 5 जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, तो 184 को जब हम 5 से गुना करेंगे तो 920 आएगा और 920 में 5 जोड़ देंगे तो 925 आएगा। यानी आप, ये सीक्वेंस चल रहा है, नंबर को जिससे हम नंबर से गुना कर रहे हैं उसी नंबर से जो है वो हम जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, और फिर अगले नंबर को हम उसे 1 बढ़ाकर गुना कर रहे हैं और 1 बढ़ाकर जोड़ दे रहे हैं। तो जैसे पहले वाले नंबर को 1 से गुना किया, 1 जोड़ दिया, दूसरे वाले नंबर को 2 से गुना किया, 2 जोड़ दिया, तीसरे वाले नंबर को 3 से गुना किया, 3 जोड़ दिया, चौथे वाले को 4 से गुना किया, 4 जोड़ दिया, पांचवें वाले नंबर को 5 से गुना किया, 5 जोड़ दिया। ठीक है, तो ये सीक्वेंस चल रहा है। और जब जोड़ देते हैं, गुना कर देते हैं, जोड़ देते हैं तो फिर अगला नंबर आ जाता है। 5 के बाद हमारा अगला नंबर 6 आ जाता है। 6 के बाद जो है 2 से गुना करके और 2 जोड़ के 14 आ जाता है। 14 को 3 से गुना करके 3 जोड़ के 45 आ जाता है। 45 को 4 से गुना करके 4 जोड़ के 184 आ जाता है। 184 को 5 से गुना करके 5 जोड़ के 925 आ जाता है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जकार्ता, हरारे, सूरीनाम और इस्लामाबाद, इसमें से अलग क्या है? जकार्ता, हरारे, सूरीनाम, इस्लामाबाद में से अलग क्या है? ठीक है, आंसर देखते हैं, फिर उसके बाद डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जकार्ता, हरारे, सूरीनाम और इस्लामाबाद में से अलग है सूरीनाम, क्योंकि सूरीनाम जो है वो एक देश है, जबकि जकार्ता, हरारे और इस्लामाबाद क्या है? राजधानियां हैं देशों की। ठीक है, सूरीनाम जो है वो दक्षिण अमेरिका का एक देश है और इसकी राजधानी है पैरामारिबो। अगर यहाँ सूरीनाम की जगह पैरामारिबो होता तो आपका उत्तर जो है शायद फिर कुछ और होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सूरीनाम एक देश है और ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ भाषा भी हिंदी है और ज्यादातर लोग भी जो है वो अप्रवासी भारतीय हैं। ठीक है, तो सूरीनाम अलग है क्योंकि एक देश है, पैरामारिबो जो है उसकी राजधानी है। बाकी जकार्ता, हरारे, इस्लामाबाद राजधानियां हैं। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है अफ्रीका में,
और इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। अब अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2007 को अगर सोमवार था तो 1 जनवरी 2008 को क्या होगा? ट्रिक है ये। आप कैलेंडर, अगर आपके पास 2 साल के कैलेंडर हैं या 2-3 साल के कैलेंडर हैं तो आप ये क्वेश्चन, आपको देर ही नहीं लगेगी, आप सिर्फ 2 सेकंड में इसका आंसर बता दोगे। ए सोमवार, बी मंगलवार, सी बुधवार, डी रविवार। अगर 1 जनवरी 2007 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2008 को क्या होगा? आंसर देखते हैं, फिर उसके बाद डिस्कशन जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है। कोई भी पहले तो हमें इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक चीज समझनी पड़ेगी, लीप ईयर, लीप वर्ष। लीप वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें 365 दिन नहीं होते, 366 दिन होते हैं, जिसमें फरवरी का वो 366 दिन एक दिन बढ़ जाता है, और वो जो 366 दिन होते हैं, यानी कि लीप वर्ष का मतलब है कि उसमें फरवरी का जो महीना होगा वो 29 दिन का होगा। और ये लीप वर्ष कौन से होते हैं? हर साल जो 4 से भाग होता है, जैसे कि अभी 2020 जो है वो लीप ईयर है, 2016 जो है वो लीप ईयर था, 2012 लीप ईयर था, 2008 लीप ईयर था, इसके अलावा 2004 लीप ईयर था, 2024 जो है वो लीप ईयर होगा, यानी जो 4 के पहाड़े में आ रहे हैं 2028 लीप ईयर है होगा। तो लीप ईयर का मतलब है यहाँ पे क्या होता है, साल में एक दिन बढ़ा देते हैं हम, 365 की जगह क्या कर देते हैं, 366 दिन कर देते हैं। ठीक है। और फरवरी का महीना जो है वो 28 के बजाय कितने दिन का हो जाता है, 29 दिन का होता है। अब यहाँ पर जो आंसर है क्या है, वो मंगलवार है। अब हम पहले इन क्वेश्चंस को देखते हैं। होता क्या है कि हर साल जो है एक दिन बढ़ जाता है, यानी कि 1 जनवरी 2007 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2008 को मंगलवार होगा, लेकिन लीप ईयर में वो 2 दिन बढ़ जाता है, बस ये फर्क है। अब देखो यहाँ पे जैसे 1 जनवरी 2007 को सोमवार था, 1 जनवरी 2008 को मंगलवार होगा, लेकिन 1 जनवरी 2009 को बुधवार नहीं होगा, वो वीरवार होगा। 2 साल बढ़ जाता है, यानी लीप ईयर के अगले साल 2 दिन बढ़ जाते हैं। फिर वही सीक्वेंस चल पड़ता है, 1 जनवरी 2009 को वीरवार है तो 1 जनवरी 2010 को शुक्रवार होगा, 1 जनवरी 2011 को शनिवार होगा, 1 जनवरी 2012 को इतवार होगा यानी रविवार होगा, लेकिन 1 जनवरी 2013 को सोमवार नहीं होगा, मंगलवार होगा। 2 दिन बढ़ जाते हैं, यानी कि जो लीप ईयर होता है ना, ठीक है, जैसे 2012 भी लीप ईयर है, 2008 भी लीप ईयर है, तो लीप ईयर के जो अगला वाला साल होता है, यानी कि अगर मान लीजिए 2020 है, ये 2020 में मान लीजिए 1 जनवरी को जो है आपके सामने 2020 का कैलेंडर होगा, तो जो 1 जनवरी है, ठीक है, तो 1 जनवरी को है बुधवार, ठीक है, तो 2020 में 1 जनवरी 2020 को जो है वो बुधवार है, तो 1 जनवरी 2021 को वीरवार नहीं होगा, वो शुक्रवार होगा। ठीक है, जब आप 2021 का कैलेंडर लेंगे तो 1 जनवरी को शुक्रवार आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने, लीप ईयर का अगले साल में 2 दिन बढ़ा देते हैं, बाकी तो एक एक दिन बढ़ता रहता है। सिंपल है, इसने क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा पूछा कि 1 जनवरी 2007 को सोमवार था तो जनवरी 2008 को क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, सोमवार के बाद मंगलवार आता तो मंगलवार आएगा। या मैं क्वेश्चन पूछ लूं कि भाई 1 जनवरी 2017 को जो है वो बुधवार था तो 1 जनवरी 2018 को क्या होगा, तो वीरवार होगा। सिंपल है, बस ये एक एक दिन बढ़ जाता है। अगला ये एक और सीरीज का क्वेश्चन है, 5, 11, 22 सॉरी 5, 11, 23, 47 और 95, इसके बाद क्या आएगा? बड़े सिंपल है, आपको अगर ये समझ आ गया तो बहुत ही जल्दी आंसर सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक उंगली पे गुना किया और आ गया। 189, 190, 191, 192, 5, 11, 23, 47 और 95 आंसर देखते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, नहीं समझ आया तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। ठीक है, 5 को हमने क्या किया, हर एक नंबर को जो है वो दुगने से गुना कर रहे हैं और एक उसमें जोड़ दे रहे हैं, बड़ी सिंपल सी चीज है। 5 दूनी 10, 10 में एक जोड़ दिया 11, 11 दूनी 22, 22 में एक जोड़ दिया 23, 23 दूनी 46, 46 में एक जोड़ दिया 47, 47 दूनी 94, ठीक है, 94 में एक जोड़ दिया 95। अब 95 को 2 से गुना किया 190, 190 में एक जोड़ दिया 191, तो आंसर आया 191। हर नंबर के साथ जो है क्या कर रहे हैं हम, उसको 2 से गुना कर दे रहे हैं और एक जोड़ दे रहे हैं, तो 5 दूनी 10, उसमें एक जोड़ दिया 11, फिर अब 11 को क्या किया हमने, 2 से गुना कर दिया और फिर एक जोड़ दिया, उसमें 23 आ गया। 23 को क्या किया, 2 से गुना किया और उसमें एक जोड़ दिया तो 47 आ गया। 47 को क्या किया, ठीक है, 2 से गुना किया
और उसमें एक जोड़ दिया, यानी 94, 94 प्लस 1 95। अब हम सीधा यहाँ पे हमने 95 वाला ऑप्शन जो है वो देखा, 95 को 2 से गुना किया 190, उसमें एक जोड़ दिया 193। ठीक है, 2486 को किस अंक से घटाएंगे कि शुद्ध वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? 50, 36, 85 या 65? ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को एक और तरीके से बोलता हूं कि 2486 में हम क्या नंबर जोड़ेंगे कि शुद्ध वर्ग बनेगा। अब एक चीज याद रखना, शुद्ध वर्ग जो है ना, वर्ग है चाहे घन है यानी कि स्क्वायर है चाहे क्यूब है, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है? जब हम उस नंबर को उसी से गुना कर देते हैं, जैसे कि 3 को 3 से गुना कर दिया 9 आ गया, ठीक है, 5 को 5 से गुना कर दिया 25 आ गया, तो वो क्या बोलते हैं, उसका वर्ग हो गया। क्यूब क्या होता है? जब 5 को 5 से गुना किया 25, 25 को फिर 5 से गुना किया 125, तो जब 5 को 3 बार गुना किया अपने नंबर से, 5 को 5 से फिर 5 से, तो वो उसका घन हो जाता है, क्यूब हो जाता है। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर यानी कि स्क्वायर पूछा हुआ है, वर्ग पूछा है, तो हमें वर्ग याद होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये मैंने क्या बोला था कि 2486 को किस नंबर से घटाएंगे कि शुद्ध वर्ग आए? 50 से, 36 से, 85 से या 65 से? और एक और क्वेश्चन मैंने बोला कि 2486 को किस नंबर से जोड़ेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बने? ठीक है, तो दोनों का यहाँ पे जो है ना आंसर, ये वाला जो आंसर है ना कि किस नंबर से घटाएंगे, यहाँ पे तो ऑप्शन यही दे रखे, पर मैं पहले इसका सॉल्यूशन कर देते हैं, फिर उसके बाद जो है वो चलते हैं। अब जैसे 2486 है, अगर इसका आंसर है 85, अगर हम 2486 में से 85 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 2401, और 2401 किसका वर्ग है? 49 का। अगर हम 49 को 49 से गुना करते हैं तो 2401 आता है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि एक और क्वेश्चन अगर मैं पूछता हूं कि 2486 में से कौन सा अंक अगर जोड़ेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो अगर मैं बोल दूं 14 जोड़ेंगे तो 14 जोड़ के 2500 आएगा, तो 2500 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 50 का। 50 को 50 से गुना करेंगे तो 2500 आएगा। तो इस क्वेश्चन को फिर यहाँ पे ऑप्शन में अगर 14 होता और क्वेश्चन ऐसे होता है कि किस नंबर को जो है हम 14 से जो मतलब किस नंबर को हम जोड़ेंगे 2486 में कि शुद्ध वर्ग बने, तो फिर आंसर आना था 14, क्योंकि 2486 में 14 जोड़ के 2500 आ जाना था, और 2500 किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता? 25 का, सॉरी 50 का। ठीक है, 50 को 50 से गुना करके। लेकिन हम इस क्वेश्चन पे टिके रहते हैं, 2486 में से हमने 85 घटाया तो 2401 आया, और आप गुना करके मोबाइल में देख सकते हैं, कैलकुलेटर हमेशा अपने पास रखना। 49 को 49 से गुना किया तो 2401 आया, यानी ये 49 का परफेक्ट स्क्वायर है 2401। तो परफेक्ट, क्योंकि 49 है, और भी कोई नंबर अगर हम घटाएंगे, मान लो 2486 में से हम 50 घटा देंगे 2436 आएगा, 2436 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। इसी तरह से अगर हम 36 घटा देंगे तो 2450 आएगा, वो भी किसी का नहीं है। 85 घटा के फिर हमारे पास 2401 आएगा, वही है सिर्फ एक परफेक्ट स्क्वायर। 65 घटा देंगे तो 2421 आएगा, वो भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पे रटे होने चाहिए भाई कि परफेक्ट स्क्वायर कितने, किसके कितने होते हैं, किसके कितने होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो बड़ी जल्दी जो है सॉल्व हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ZYX, फिर YXW, XWV। अब अगला टर्म क्या आएगा? ZYX, YXW, XWV। अब अगला टर्म क्या आएगा? क्या AVUT आएगा, XVU आएगा, UVW आएगा या WVU आएगा? आंसर देखते हैं। ठीक है, आंसर है इसका डी ऑप्शन। ठीक है, WVU। अब आप बड़े ध्यान से देखो, ZYX, ZYX के बाद क्या है? Z हटा दिया, YX और फिर W आ गया। ये उल्टी उसमें चल रहा है, ABCD जो है वो उल्टे दिशा में चल रही है। ठीक है, फिर हम अगले नंबर में क्या करते हैं? YXW में से हम Y हटा देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है? XW, और एक जुड़ जाता है इसमें V। ठीक है, और फिर हम अगले में क्या आएगा हमारे पास? X हटा देंगे हम, WV आएगा, WV, और उसमें क्या जुड़ जाएगा? U जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे WV, यहाँ WV वाला ऑप्शन सिर्फ यही है, तो आंसर वैसे ही आ गया था, हमें जोड़ने की जरूरत भी नहीं थी। अब आप बड़े ध्यान से देखो, ये चल क्या रहा था? उल्टी दिशा में जो है वो अल्फाबेट चल रहे थे। पहले आया था ZYX, ये वाला, फिर आया था YXW, ये वाला, फिर आया था
एक्स डब्ल्यू वी ये वाला, अब आएगा डब्ल्यू वी यू ये वाला। तो उल्टी दिशा में जो है वो अल्फाबेट्स जो इंग्लिश के चल रहे थे, ठीक है। एक एक उसमें से हटता जा रहा था और एक जुड़ता जा रहा था। जैसे जेड हट गया अगले नंबर में, फिर वाई हट गया अगले में, एक्स हट गया, और फिर जो है वो इस तरह से जो है वो चल रहा था, कंटिन्यूटी में जो है ये चल रहा था। और एक जुड़ रहा था, जैसे कि जेड वाई एक्स में फिर क्या जुड़ रहा था, डब्ल्यू जुड़ गया, यहाँ पे वी जुड़ गया, ठीक है, आगे यू जुड़ जाएगा, ठीक है। ये पहले एक्स जुड़ा, फिर डब्ल्यू जुड़ा, फिर इसके बाद वी जुड़ा, फिर यू जुड़ेगा। इस तरह से जो है ये आप जो है सीक्वेंस में आप इसको आराम से कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, मोमेंट को ओ एम ओ सी पी आर अगर हम लिखेंगे तो थर्मो को क्या लिखेंगे? वी एफ जी क्यू ओ एम, वी एफ जी पी पी एम, वी ई जी पी ओ एम, वी एफ जी पी ओ एम। देखो ये कोई भी क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो देखो जो रिलेशन ना मोमेंट का इसके साथ बनता है, यानी एम का, अब मोमेंट को हम अगर इस तरह से लिख रहे हैं तो ठीक उसी सीक्वेंस में हमें थर्मो का जो सीक्वेंस यहाँ लिखेंगे वही आंसर आएगा। कहने का मतलब है कि मोमेंट में भी एक एक टर्म देखेंगे। अब मोमेंट में छह अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6। उसी तरह ओ एम ओ सी पी आर में भी 6 अल्फाबेट है, ओ एम ओ सी पी आर। अब हम रिलेशन देखते हैं, इसमें रिलेशन कैसे आ रहा है, पहले आंसर देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें रिलेशन जो है वो +2 -2 +2 -2 का चल रहा है, ठीक है, +2 -2 +2 -2, यानी कि यहाँ ABCD लिखी है, आप बड़े ध्यान से देखना। M के बाद O आता है, यानी 2 नंबर बाद क्या आता है, O आता है। हम पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे अल्फाबेट के साथ, तीसरे का तीसरे अल्फाबेट के साथ, और चौथे का चौथे अल्फाबेट के साथ, पांचवे का पांचवे अल्फाबेट के साथ, और छठे का छठे अल्फाबेट के साथ रिलेशन देखते हैं। वही रिलेशन नीचे वाले में आएगा, ठीक है। तो पहले ऊपर वाले का रिलेशन जब हम निकाल लेंगे तभी हम नीचे वाला सॉल्व कर सकते हैं, थर्मो वाला। तो पहले मोमेंट वाला देखते हैं कि इसका रिलेशन क्या है। तो मोमेंट में एम का जो है संबंध ओ के साथ क्या है, तो एम के 2 नंबर बाद, यानी एम के 2 नंबर बाद ओ आ रहा है, ठीक है। यहां पर ओ के साथ एम का क्या संबंध है, ओ से 2 नंबर पहले एम आ रहा है, यानी कि यहां पर एम के साथ +2 आ रहा है, ओ के साथ -2 आ रहा है। फिर तीसरे नंबर की क्या रिलेशन है, तीसरे नंबर एम के साथ फिर से ओ आ रहा है, यानी एम के साथ ओ का मतलब है एम के 2 नंबर के बाद ओ आ रहा है, यानी यहाँ फिर +2 का रिलेशन आ गया। ई से 2 नंबर पहले क्या आएगा, अब क्योंकि यहाँ -2 का रिलेशन है तो ई से 2 नंबर पहले सी आ रहा है, यहाँ पे ई से 2 नंबर पहले सी आ रहा है। एन के 2 नंबर बाद क्या आएगा, एन के 2 नंबर बाद पी आता है, NOP, यानी एन के 2 नंबर बाद पी आता है। और टी से 2 नंबर पहले क्या आता है, तो RST, यानी टी से 2 नंबर पहले आर आता है। यानी कि हमारा रिलेशन यहाँ पे क्या क्लियर हुआ कि पहला नंबर, तीसरा नंबर और 5वें नंबर में तो 2 नंबर हम आगे जा रहे हैं, 2 अल्फाबेट आगे जा रहे हैं, और दूसरे नंबर, चौथे नंबर और छठे नंबर में हम 2 अल्फाबेट जो है वो पीछे जा रहे हैं, है ना। +2 -2 +2 -2 +2 -2, ये रिलेशन बना। अब हम थर्मो को सही कैसे लिखेंगे, तो थर्मो को सही लिखने के लिए हम यहाँ से ये चारों ऑप्शन के साथ जाएंगे। टी के 2 नंबर बाद क्या आता है, तो टी के 2 नंबर बाद वी आता है, तो सभी में वी है, यानी ये चारों ही अभी हमारे आंसर बनेंगे। एच से 2 नंबर पहले क्या आता है, एच से 2 नंबर पहले एफ आता है, तो यहाँ पर 3 में एफ है, एक में सी में जो है वो ई आ रहा है, यानी कि सी हमारा आंसर नहीं है। अब हमारे 3 आंसर हो सकते हैं, ए, बी और डी। ई के 2 नंबर बाद क्या आता है, तो ई के 2 नंबर बाद क्या आता है, जी आता है, तो चारों में जी है। इसका मतलब अभी हमारे 3 ही आंसर हैं, ए, बी और डी में से कोई भी हो सकता है। अभी तो हमारा बाहर हो गया सी वाला आंसर। आर से जो है वो 2 नंबर पहले क्या आता है, आर से 2 नंबर पहले पी आता है, यानी कि बी, सी और डी में जो है वो रह गया, तो यानी कि ए भी हमारा आंसर नहीं है, सी भी हमारा आंसर नहीं है, सी तो पहले ही बाहर हो गया था, अब ए वाला ऑप्शन भी बाहर हो गया क्योंकि पी जो है वो इसमें है नहीं। अब हमारा आंसर जो है वो बी या डी में से कोई एक होगा। 4 अंक अभी तक हमने सॉल्व किए, THER, यानी कि उसके VFGP, मतलब जो है ये बी में भी है और डी में भी है, VFGP। अब अगला आंसर M। अब M के 2 नंबर बाद क्या आता है, M के 2 नंबर बाद O आता है। अब O किस में है,
बी में तो पी है और डी में ओ है, यानी कि हमारा आंसर क्या है, वो डी है। क्योंकि फिर ओ से 2 नंबर पहले जो है वो क्या आता है, एम आता है, और एम दोनों में है, यानी कि यहाँ पे जो है हमारा आंसर डी आ गया। यानी थर्मो का आंसर क्या होगा, ये वाला डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, टी के 2 नंबर बाद वी आ जाता है। ठीक है, टी के टी यू वी। ठीक है, एच से पहले एफ आता है 2 नंबर पहले, ई के 2 नंबर बाद जी आता है, आर से 2 नंबर पहले जो है वो पी आता है। ठीक है, और एम के 2 नंबर बाद ओ आता है, और ओ से 2 नंबर पहले एम आता है, यानी डी वाला आंसर हमारा सही है। +2 -2 +2 -2 +2 -2 की रिलेशन एबीसीडी में जो है वो चल रही है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो आंसर है। ठीक है, आप यहाँ देख भी रहे हैं थर्मो का कैसे है, उसमें टी में 2 नंबर जोड़े तो वी आ गया, एच से 2 नंबर घटाए तो एफ आ गया, ई से 2 नंबर जोड़े तो जी आ गया, आर में 2 नंबर घटाए तो पी आ गया, एम में 2 नंबर जोड़े तो ओ आ गया, और ओ में 2 नंबर घटाए तो एम आ गया। ये एबीसीडी यहाँ लिखी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हो। जब भी इस तरह के रिलेशन हो तो सबसे पहले आप फटाफट ए से लेके जेड तक लिख लेना, उसके बाद जो रिलेशन आप आराम से निकाल सकते हो। ए से जेड लिखने में आपको मुश्किल से जो है 15 सेकंड लगेंगे। ठीक है, 10 से 15 सेकंड, उसके बाद जल्दी से आप रिलेशन निकाल लोगे। ठीक है, इसमें अलग चूज करना है, सेना का जनरल, महाविद्यालय का प्राचार्य, महाविद्यालय कॉलेज को कहते हैं, और प्राचार्य जो है वो प्रिंसिपल को कहते हैं। ठीक है, बस का चालक और टीम का कप्तान, इसमें अलग क्या है, सेना जनरल, महाविद्यालय प्राचार्य, बस चालक, टीम कप्तान। आंसर देखते हैं, तो उसमें जो अलग है वो है बस चालक। बाकी सब जो है, जैसे सेना का हेड जो होता है, आर्मी का हेड होता है जनरल होता है, कॉलेज का हेड प्रिंसिपल होता है। ठीक है, टीम का हेड कप्तान होता है, लेकिन बस का हेड ड्राइवर नहीं होता। ठीक है, बस को चलाता ड्राइवर है। जैसे कि इस तरह से जो है ना, ये इसका रिलेशन जो है ये इसलिए अलग है। फिर है यहाँ पे ये कंफ्यूज करने वाली स्टेटमेंट है, बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ज्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, लास्ट की लाइन पढ़ना और एक और चीज पढ़नी, पर यहाँ पे आपको कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन। देखिए आप, यदि चमक को काला कहा जाए, काले को पीला कहा जाए, पीले को लाल कहा जाए, लाल को जामुनी कहा जाए, जामुनी को नीला कहा जाए, तो ये बताओ कि पके हुए केले किस रंग के होंगे। ठीक है, कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन, पर होता बड़ा सिंपल है। यदि चमक को काला कहा जाए, काले को पीला कहा जाए, पीले को लाल कहा जाए, लाल को जामुनी कहा जाए, जामुनी को नीला कहा जाए, तो ये बताइए पके हुए केले किस रंग के होंगे, लाल, जामुनी, पीले या काले। ठीक है, आंसर देखते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आंसर है इसका लाल। अब ये लाल कैसे आया, पके हुए केले लाल केले लाल कैसे हुए? तो सबसे पहले हमें लास्ट की लाइन देखनी पड़ती है, और पहले हमें लास्ट की लाइन का असली आंसर देखना पड़ता है, फिर उसका रिलेशन देखना पड़ता है। आप सभी जानते हैं पके हुए केले किस रंग के होते हैं, पीले रंग के होते हैं। ठीक है, अब इस पूरी स्टेटमेंट में पीले को क्या कहा गया है, तो देखो आप यहाँ पे पीले को क्या कहा गया है, लाल कहा गया है। यानी कि केले कैसे रंग के होंगे, लाल रंग के होंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है, अगर ये पूछ लिया जाता है लास्ट में कि आसमान किस रंग का होगा, है ना, अगर यही क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ा जाता कि यदि चमक को काला कहा जाए, काले को पीला कहा जाए, पीले को लाल कहा जाए, लाल को जामुनी कहा जाए, जामुनी को नीला कहा जाए। ठीक है, तो मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि रात को आसमान किस रंग का होगा, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रात को आसमान किस रंग का होगा, तो आप जानते हैं रात को आसमान किस रंग का होता है, काले रंग का होता है, और यहाँ पे काले को क्या कहा गया है, पीला, तो आंसर क्या आता है, पीला। ठीक वैसे ही जैसे केले कैसे रंग के होते हैं, पीले रंग के होते हैं, लेकिन यहाँ पीले को क्या कहा गया है, लाल, तो आंसर क्या होगा, लाल। ठीक है, बस यही दो रिलेशन इसमें निकालने पड़ते हैं कि एक तो लास्ट वाली लाइन का आंसर क्या है, तो केले का रंग कैसा होगा, पीला, और फिर इनमें पीला किसको कहा गया है। ठीक है, यानी पीले का रंग क्या है, बस ये आंसर होता है इसका। यहाँ ये 5वीं लेवल का सवाल है। ठीक है, सरलीकरण का सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का। अगर ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब माइनस है, सी का मतलब भाग है, डी का मतलब गुणा है, तो बताओ 16A 4B 8C 4D 2 क्या होगा। बहुत मुश्किल लग रहा है देखने में, पर बहुत ही आसान होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, यदि ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब माइनस है, सी का मतलब भाग है, डी का मतलब गुणा है, तो बताओ 16A 4B 8C 4D 2 का उत्तर क्या होगा।
A 16, B 17, C 12, D 18। आंसर देखते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, जो ABCD है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, और ये उत्तर आ जाता है। अब एक हमने क्या किया, 16 और 4 के बीच में A है, A की जगह हम क्या लिख देंगे प्लस, 4 और 8 के बीच में B है, B की जगह हम क्या लिख देंगे माइनस, 8 और 4 के बीच में क्या है C है, C की जगह हम क्या लिख देंगे भाग, और 4 और 2 के बीच में D है, D की जगह हम क्या लिख देंगे गुणा। तो अब ये वाली जो रकम है, ये वाली रकम हम इसको यहां पे लिख रहे हैं, देखो 16 जमा 4 माइनस 8 भाग 4 गुणा 2, ये बन जाएगा। ठीक है, A की जगह हमने प्लस लिख दिया, B की जगह हमने माइनस कर दिया, C की जगह हमने भाग लिख दिया, और D की जगह हमने गुणा कर दिया। अब ये जो चीज है ना वो यहाँ पे कन्वर्ट होगी, क्योंकि ये बता दिया इसने कि A को प्लस लिखो, B को माइनस लिखो, C को भाग लिखो, D को ये। अब आप जानते हैं डी मास का फॉर्मूला या बॉडी मास का फॉर्मूला, सबसे पहले हम क्या करते हैं भाग करते हैं, फिर गुना करते हैं, फिर जमा करते हैं, और लास्ट में हम क्या करते हैं सबट्रैक्शन यानी कि घटाव करते हैं, माइनस करते हैं। तो अब यहाँ पे जब हमने ये रकम आ गई हमारे पास ABCD का फॉर्मूला लगा के, तो अब हम सबसे पहले भाग करेंगे, 8 को 4 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, तो 16 + 4 - 2, 8 को 4 से भाग करने पे 2 आ गया, ठीक है। अब अगले इस वाले रकम में हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आ गया, ठीक है। अब इस वाले में हम क्या करेंगे जमा करेंगे, 16 को 4 से जमा किया तो 20 आ गया, 20 में से 4 गया तो 16 आ गया। सिंपलीफिकेशन आपको अगर आता है तो बड़ा सिंपल है ये, ठीक है। फॉर्मूला इसमें डाला, बोडो मास का फॉर्मूला लगाया, बड़ा सिंपल आ जाता है, ठीक है। तो 16 A की जगह हम प्लस लिख देंगे, B की जगह माइनस लिख देंगे, C की जगह भाग, D की जगह गुणा, ठीक है। और सबसे पहले हम भाग करते हैं यहाँ पे, फिर हम इस वाली लाइन में हम गुणा कर दिया हमने, फिर ये आ गया, गुणा के बाद हम जमा कर देते हैं, जमा के बाद हम घटा देते हैं, और लास्ट में हमारा उत्तर आता है 16। अब ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन मैथ के, पर ये सिंपल क्वेश्चन है, औसत के क्वेश्चन है। आप जानते हैं औसत है ना, मान लीजिए आपके 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट 500 में से कोई बोलता है जी आपके 60% नंबर है, तो आप जानते हैं कि 60% का मतलब हुआ 300 नंबर। कैसे निकालोगे आप, 60 को 5 से गुणा कर दिया तो 300 आ गए। या कोई आपको बोल देता है कि आपके परसेंटेज कितने बने, आपने बोला जी मेरे 500 में से 350 नंबर आए, तो कितने परसेंट बने, तो आप क्या करते हो 350 को 5 से भाग कर देते हो, 70 आ जाता है, तो 70% बन गए। या कोई आपसे पूछता है कि जी आपके 500 में से जो है वो 50% नंबर बनते हैं, तो कुल नंबर कितने हैं, तो आप क्या करते हो 50 को 5 से गुणा कर देते हो तो 250 नंबर बन जाते हैं। कहने का मतलब है भाग और गुणा, ये दो चीजें जो हैं इससे हम औसत का जो है वो क्वेश्चन जो कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब आप बड़े ध्यान से देखो, राम ने जो है वो 5 एग्जाम दिए, यानी आप ये मान के चलो उसने 5 सब्जेक्ट में पेपर दिया, और 5 सब्जेक्ट में उसके पेपर देने के बाद कितने परसेंट नंबर बने, एवरेज कितनी आई, औसत जो है वो एक तरह से प्रतिशत ही होता है, ठीक है। उसके नंबर बने 46.5 औसत आई, यानी परसेंटेज क्या है उसकी, एवरेज क्या है उसकी 46.5, ठीक है। लेकिन बाद में पता चलता है कि उसके नंबर ना 2 सब्जेक्ट में गलत लिख दिए थे, एक में तो 38 की जगह लिख दिए थे 40, यानी 2 नंबर बढ़ा के लिख दिए थे, यानी कि अब सही करने के लिए हमें 2 नंबर कम करने पड़ेंगे। और एक में जो है वो 36 की जगह 32 लिख दिए थे, यानी 4 नंबर जो है वो कम करके लिख दिए थे, यानी ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 4 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। यानी एक सब्जेक्ट में तो 2 नंबर जो है वो कम करने पड़ेंगे, और एक सब्जेक्ट में हमें 4 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, यानी टोटल हमें कितने नंबर बढ़ाने पड़ेंगे उसके दोनों सब्जेक्टों में, 2 नंबर, 2 ही हुए ना, एक में 2 घटाए और दूसरे में 4 बढ़ाए, यानी कि 4 में से 2 माइनस हो गए तो 2 ही बचे, ठीक है। यानी टोटल उसके कितने नंबर बढ़ जाएंगे, 2 नंबर और बढ़ जाएंगे जो नंबर उसके पहले थे। तो उसका सही औसत क्या है, 42.1, 46.9, 43.9, 47.5। आंसर देखते हैं, ठीक है, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहले कुल नंबर निकालते हैं। अब राम के जो है वो 5 सब्जेक्टों में जो है नंबर औसत बने थे, परसेंटेज बनी थी 46.5, तो कुल नंबर निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं 5 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई आपको बोल दीजिए आपके 50% नंबर बने 5 सब्जेक्टों में,
ठीक है, यानी 500 में से आपके कितने नंबर बने, 50% नंबर बने। तो कोई बोलेगा कि जी आपके कुल नंबर कितने हैं, तो आप कैसे करोगे 50% को, यानी 50 को 5 से गुणा कर दोगे ना, तो आपके 250 नंबर बनेंगे 500 में से, तभी 50% बनेंगे। या आपको कोई बोल देता है कि जी आपके 60% नंबर बने 5 सब्जेक्टों में, तो आप क्या करोगे फिर, वो 60% नंबर को, यानी 60 को 5 से गुणा कर दोगे, यानी कि तभी 300 नंबर बनेंगे ना आपके टोटल, तभी वो 60% बनेंगे। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया कि सबसे पहले तो हमने ये देखा कि भाई राम के कुल नंबर कितने बने, तो कुल नंबर थे उसके 46.5%। तो 46.5 जो एवरेज थी उसको हमने 5 से गुणा कर दिया 5 सब्जेक्टों से, तो टोटल नंबर बन गए 232.5। ठीक है, तो कुल अंक कितने बने, अभी जो उसका रिजल्ट आया उसके नंबर बने 232.5। लेकिन हमें ठीक करने के बाद उसके नंबर देखने हैं। तो 2 सब्जेक्टों में गलत नंबर चढ़ गए थे, एक में तो 2 नंबर जो है वो ज्यादा चढ़ गए थे, तो यानी कि 2 नंबर हमें माइनस करने पड़ेंगे, और एक में जो है वो 4 नंबर कम हो गए थे, तो उसमें हमें 4 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। तो टोटल हमने एक में से 2 नंबर घटाएंगे और एक में 4 नंबर बढ़ाएंगे, यानी टोटल हम कितने नंबर बढ़ाएंगे, उसके 2 नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, 4 में से 2 चले गए, -2 + 4 यानी 2 आ गए। ठीक है, एक से 2 घटाए और एक में 4 बढ़ाए, तो टोटल 2 नंबर बढ़ाए ना। अगर हम ऐसे कहते कि एक में से 4 घटाए और 2 बढ़ाए, तो फिर हमें 2 नंबर घटाने पड़ते। तो यहाँ पे हम 2 नंबर बढ़ा देंगे। तो अब 2 नंबर किस में बढ़ाएंगे, कुल नंबर। तो कुल नंबर कितने आ गए थे हमारे पास, 232.5। तो अब 2 नंबर बढ़ा के ठीक कर दिया अब हमने नंबर। तो ठीक करने के बाद उसके नंबर कितने बन जाएंगे, 234.5%। पहले नंबर थे 232.5%, 232.5 थे पहले नंबर। अब ठीक करने के बाद कितने हो गए, 234.5। तो अब औसत कितनी आएगी, ठीक है। तो अब हम औसत के लिए फिर से इसको 5 से भाग कर देंगे, तो 234 को जब हम 5 से भाग करेंगे तो 46.9 आएगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, औसत से कुल अंक निकालो, फिर कुल अंक को 5 से भाग कर दो, या जितने भी सब्जेक्ट हैं उससे भाग कर दो। औसत निकालने के लिए कुल नंबरों को जो है वो जितने भी नंबर होते हैं उससे भाग कर देते हैं। ठीक है, मान लो 5 नंबर है तो 5 से भाग कर देंगे, 10 नंबर है तो 10 से भाग कर देंगे कुल अंकों को, तो औसत निकल आती है। तो यहाँ पर हमने जो है शुरुआत में क्या किया कि औसत जो है उसको 5 से गुना करके हमने कुल नंबर निकाले। कुल नंबर को फिर हमने ठीक किया, क्योंकि गलती हो गई थी ना, 2 नंबरों में गलती हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही आएगा। तो जो ठीक करने के बाद फिर कुल नंबर कितने बने और फिर उसकी औसत कैसे निकाली, उतने ही नंबर से उसको भाग करके नए नंबर निकाल दिए। तो पहले औसत थी 46.5 और अब जो है वो घट बढ़कर हो गई 46.9। सिंपल सी बात है, कितना फर्क पड़ गया, ठीक है, 0.4 का फर्क पड़ गया, 0.4। अगर हम 0.4 को 5 से गुणा करें तो 2 आता है, और 2 ही नंबर का फर्क पड़ा था, +2 का फर्क पड़ा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैथ का है, आसान है, 5वीं लेवल का सवाल है ये। ठीक है, और ये बहुत आसान होते हैं क्वेश्चंस, एक बार ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ये भी सीरीज का है। ठीक है, आपको वर्ग पता है तो ये क्वेश्चन सिर्फ 2 सेकंड में सॉल्व हो जाता है, 2 सेकंड। सिर्फ आपको ये पढ़ना है नंबर 16, 25, 36, 72, 144, 196, 225। अब मुझे वर्ग पता है तो मेरे को पता है इसमें से क्या आंसर है। आपने 7th क्लास में वर्ग आएंगे, घन आएंगे, आप फटाफट इसका आंसर जो है वो बता सकते हो। 36, 72, 144, 225, आंसर इसका 72 है, क्योंकि 72 जो है वो किसी का भी वर्ग नहीं है। ठीक है, अब आप देखो 4 का वर्ग जो है वो 16 है, 4 4 जा 16। 5 का वर्ग जो है वो 25 है, 5 5 जा 25। 6 का वर्ग जो है वो 36 है, 6 6 जा 36। ठीक है, 12 का वर्ग जो है वो 144 है, 12 को 12 से गुणा किया 144। 14 का वर्ग जो है वो 196 है, और 15 का वर्ग जो है वो 225 है, 15 को 15 से गुणा किया 225। 72 किसी का वर्ग नहीं है। मैं सीक्वेंस में बता देता हूँ, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग जो है वो 9 है, 3 3 जा 9, 4 का वर्ग 16 है, 5 का वर्ग 25 है, 6 का वर्ग 36 है, 7 का वर्ग जो है वो 49 होता है, 7 7 जा 49। 8 का वर्ग 64 होता है, 8 8 जा 64। ठीक है, 9 का वर्ग 81 है, तो 72 जो है ना तो 64 के है यहाँ पर और ना ही 81 है, और 10 10 जा 100, यानी 10 का वर्ग 100 है, और 11 का वर्ग 121 है, 11 11 जा जो है वो
121, इसी तरह से 13 का वर्ग, फिर 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग जो है वो 196, 15 का वर्ग 225। तो शुरू के 15 के नंबर में के मैंने आपको वर्ग बता दिया, एक का वर्ग एक ही होता है। तो यहाँ पर अगर आपको वर्ग याद हैं फटाफट, ये सिर्फ 8, 10, 20, 25 नंबर के वर्ग अगर आपको याद है तो आप फटाफट कोई भी क्वेश्चन जो है वो आसानी से कर सकते हो। ये 2 सेकंड का क्वेश्चन था, फटाफट 72 मुझे पता था क्योंकि ये किसी का वर्ग नहीं है, या तो वर्ग होता है 81 या होता है 64, तो फिर ये फटाफट आंसर आ गया। बाकी सभी वर्ग थे तो इसलिए अलग जो है। अब ये भी मैथ का एक क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कोई भी क्वेश्चन करने के लिए ना हमेशा कॉपी पेंसिल लेके जो है सॉल्व नहीं करने लग जाना। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर खास तौर पे जो उम्र के सवाल होते हैं, किसी की उम्र निकालनी होती है, उसके लिए हम ना आंसर से ही जो है वो आंसर में जो है क्वेश्चन फिट करते हैं और फिर आंसर निकालते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें कुछ और नहीं करना पड़ता कि जी क्वेश्चन से फिर हम आंसर निकालें, नहीं, क्वेश्चन से आंसर नहीं निकालना है, आंसर से क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है उसको आंसर में फिट करना है। ठीक है, या आंसर को जो है क्वेश्चन में फिट करना है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आंसर एक आदमी की जो है, एक आदमी जो है वो अपने बेटे से 24 साल बड़ा है, तो 2 साल बाद उसकी उम्र जो है अपने बेटे से दुगनी हो जाती है। तो बताओ अभी बेटे की उम्र क्या है? पहले बड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझना है कि बेटे की जो उम्र है, जो बाप जो है उसकी उम्र जो है बेटे से कितने साल बड़ा है? बाप 24 साल, अभी 24 साल बड़ा है, 2 साल बाद वो कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। अभी कितनी उम्र है उसकी? 24 साल। बेटा जो बाप जो है वो अभी 24 साल बड़ा है बेटे से इस समय, और 2 साल बाद जो है बाप क्या हो जाएगा? बेटे से दुगना हो जाएगा भविष्य में 2 साल बाद। तो अभी बेटे की उम्र कितनी है? अभी बेटे की उम्र, तो हम इसमें आंसर में डालते हैं और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। आंसर इसका 22 है, देख लेते हैं, आ जाएगा इसका आंसर 22। ठीक है, तो आंसर इसका 22 है, लेकिन हम पहले 20 वाले पे डालते हैं। ठीक है, अगर मान लो बेटे की उम्र 24 साल है, ठीक है, तो बाप की उम्र कितनी होगी? 44 साल, क्योंकि बाप जो है वो 24 साल बड़ा है, तो 20 में 24 जोड़ देंगे तो 44 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटे की उम्र अगर अभी 20 साल है, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है? अभी कितनी उम्र है, तो अभी अगर मान लो बेटे की उम्र 20 साल है, तो अभी बाप जो है वो उससे 24 साल बड़ा है, यानी कि बाप कितना हो गया? 44 साल का हो गया। तो 2 साल बाद क्या होगा? बेटा अभी अगर 20 साल का है, बाप अभी 44 साल का है, तो 2 साल बाद क्या होगा? 2 साल बाद बेटा जो है वो 22 साल का हो जाएगा, 20 से बढ़कर 22 साल का हो जाएगा, और बाप कितने साल का हो जाएगा? 44 से 46 साल का हो जाएगा। तो 22 का दुगना तो 44 है, 46 तो है नहीं, तो यानी कि ये ए ऑप्शन तो इसका आंसर नहीं है। अब हम बी वाला आंसर देखते हैं। मान लो अगर बेटे की उम्र अभी 22 साल है, तो बाप की उम्र कितनी होगी इस समय? 46 साल, क्योंकि 22 में 24 साल जोड़ देंगे तो 46 साल। ठीक है, क्योंकि बाप जो है वो 24 साल बड़ा है, तो बेटा अगर अभी 22 साल का है, तो बाप अभी कितने साल का होगा? 46 साल का होगा। और 2 साल बाद क्या होगा? 2 साल बाद जो बेटा अभी 22 साल का है वो 2 साल बाद 24 साल का हो जाएगा, और बाप जो अभी 46 साल का है वो 2 साल बाद 48 साल का हो जाएगा, यानी कि 24 का दुगना 48 है, यानी ये वाला आंसर सही है। यानी कि बेटे की उम्र अभी 22 साल है, ठीक है, बाप की उम्र अभी 46 साल है। ठीक है, 2 साल बाद बाप की उम्र जो है वो 48 साल हो जाएगी, और बेटे की उम्र जो है वो 24 साल हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि दुगनी हो जाएगी, तो यही वाला उम्र जो है ये सही है। यानी हम आंसर में जो है वो क्वेश्चन फिट करके हमने आंसर निकाला। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है ये जल्दी से आप जो है वो निकाल सकते हो, आंसर को ही देखना पड़ता है, आंसर से ही वो फटाफट देख के जो है, अगर आप सॉल्व करने लगोगे तो काफी टाइम लगेगा। ठीक है, तो उम्र वाले सवाल जो है वो उसको कई बार सॉल्व कर एक्स वाई जेड करके सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप ट्रिक्स जो है वो इस तरह से जो है निकाल सकते हो। यदि 5 को 4 से गुना करके 15 आता है, 7 को 8 से गुना करके 49 आता है, 6 को 5 से गुना करके 24 आता है, तो 8 को 4 से गुना करके क्या आएगा? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 5 को 4 से गुना करके 15 आता है, 7 को 8 से गुना करके 49 आता है, 6 को 5 से गुना करके 24 आता है, तो 8 को 4 से गुना करके क्या आएगा? ए 24, बी 26, सी 28, डी 30। आंसर देखते हैं, तो आंसर इसका जो है वो 24 है। अब बड़ा सिंपल सा है, हर एक नंबर जो है ना वो अपने से जो नंबर दिखाया गया है उससे एक कम से गुना हो रहा है,
यानी कि 5 को 4 से गुना करके 20 नहीं आएगा, 5 को 3 से गुना करके 15 आएगा, 7 को 8 से नहीं, 7 को 7 से गुना करना है। यहाँ पे 3 से गुना करेंगे, यहाँ 7 से गुना करेंगे, यहाँ पे 4 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे 3 से गुना करेंगे। यानी 5 को 3 से गुना किया तो 5 को 3 से गुना करके 15 आ गया। 7 को 8 से नहीं, 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49 आ जाएगा। 6 को 4 से गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा, और 8 को 3 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी हर अंक जो है वो जैसे 5 है वो 4 के बजाय 3 से गुना हो रहा है, एक नंबर कम से गुना हो रहा है। 7 जो है वो 8 के बजाय 7 से गुना हो रहा है, एक नंबर कम से गुना हो रहा है। 6 जो है वो 5 के बजाय 4 से गुना हो रहा है, और 8 जो है वो 4 के बजाय 3 से गुना हो रहा है। ठीक है, तो 24 आएगा आंसर इसका, तो 14 का 24 आंसर है। अब ये फिर वही रिलेशन वाला क्वेश्चन है। गिव को हम VIEG लिखें, ओवर को हम EVRO लिखें, तो बताओ डिस्क को हम क्या लिखेंगे। SIDK, KISD, KDSI, SIKD। अब देखो जो रिलेशन गिव का VIEG के साथ है वही रिलेशन ओवर का EVRO के साथ है, तो दोनों में जो रिलेशन आएगा वही रिलेशन फिर डिस्क के साथ जिसका बनेगा वही आंसर होगा। आंसर देखते हैं, आंसर आएगा इसका SIKD, डी वाला ऑप्शन। अब कैसे आया, बड़ी सिंपल सी चीज है। गिव का VIG में कैसे कन्वर्ट हुआ, G जो है वो पहला अंक है, I दूसरा है, V तीसरा है, और E जो है वो चौथा नंबर है। यहां पर V पहला है, I दूसरा है, E तीसरा है और G चौथा है। अब हम देखते हैं, जैसे पहला नंबर वो कहां चला गया, वो चौथे पे चला गया, तो पहले नंबर का चौथे में चले जाना यानी लास्ट में चले जाना। दूसरे नंबर का वहीं पे रहना यानी दूसरा दूसरे नंबर पे ही है। तीसरा नंबर जो V है वो पहले नंबर पे आ गया, और जो चौथा नंबर है वो तीसरे नंबर पे आ गया। ठीक है, तो रिलेशन क्या बना, पहला चौथे पे चला गया, दूसरा दूसरे पे ही रहा, तीसरा जो है वो पहले पे आ गया, और चौथा जो है वो तीसरे पे आ गया। तो यही रिलेशन यहाँ पे भी चलेगा। यहाँ देखो ना, पहला चौथे पे चला गया, दूसरा दूसरे पे रहा, तीसरा जो पहले पे आ गया, और चौथा जो है तीसरे पे आ गया। ये नीचे रिलेशन दे रखा है। तो अब यहाँ पे भी हम देखते हैं क्या यही रिलेशन चल रहा है। बिल्कुल, जो पहला नंबर है वो चौथे पे चला गया, दूसरा वहीं का वहीं रहा दूसरे पे ही, तीसरा नंबर पहले पे आ गया, और चौथा नंबर जो है वो तीसरे पे चला गया। यानी डिस्क का क्या आंसर होगा, डी जो है वो कहां चला जाएगा, वो चौथे नंबर पे चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो डी जो है वो चौथे पे यहाँ पर है, बी और डी। यानी पहले से ही हमें पता लग गया, पहले ही अंक से हमें पता लग गया कि आंसर बी या डी है, ए और सी इसका आंसर नहीं है। अब आई जो है, आई वहीं का वहीं रहेगा, आई वहीं का वहीं, तो बी और डी में दोनों में सेकंड नंबर जो आई वहीं का वहीं है। तो अभी भी हमें पता नहीं लगा कि आंसर बी या डी में से कौन सा है। अब एस जो है वो तीसरा नंबर कहां चला जाएगा, वो शुरू में आ जाएगा, शुरू में मतलब पहले में, तीसरा नंबर जो है तो एस शुरू में कहां है, यहां पर एस शुरू में, यानी आंसर हमारा डी है। तीसरे नंबर में ही पता लग गया, हमें चौथे में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और के जो है, जो चौथा नंबर है वो तीसरे पे आ गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर नहीं आया, तो यानी कि डी हमारा आंसर है। यानी कि डिस्क को हम SIKD लिखेंगे, यानी कि डी जो है वो लास्ट में चला जाएगा, आई वहीं का वहीं रहेगा दूसरे के दूसरे नंबर पे, एस जो है वो तीसरा नंबर जो है वो पहले नंबर पे चला जाएगा, और जो लास्ट का के नंबर है चौथा नंबर वो तीसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, फिर है ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं, संबंधों के क्वेश्चन। किसी व्यक्ति की तरफ ना देखते हुए एक महिला कहती है, यानी महिला किसके बारे में बोल रही है, एक व्यक्ति के बारे में बोल रही है, और उस व्यक्ति के बारे में क्या बोल रही है कि उस व्यक्ति की जो पत्नी है ना वो महिला की मां की इकलौती बेटी है। तो बताओ वो महिला उस व्यक्ति की क्या लगेगी, क्या बोल रही है महिला व्यक्ति के बारे में। महिला व्यक्ति के बारे में ये बोल रही है कि उस व्यक्ति की जो उसकी पत्नी, यानी कि व्यक्ति की जो पत्नी है ना वो महिला की मां की इकलौती बेटी है। यानी कि व्यक्ति की जो पत्नी है, ठीक है, वो उस महिला की मां की इकलौती बेटी, तो महिला की मां की इकलौती बेटी जो है यानी कि वो कौन है, तो महिला की मां की इकलौती बेटी जो है वो उसकी पत्नी हुई। और वो क्योंकि
देखो उसकी पत्नी जो है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है, यानी कि उस आदमी की जो पत्नी है वो इस महिला की माँ की इकलौती बेटी हुई, यानी कि महिला की माँ की इकलौती बेटी तो वो महिला स्वयं हुई, और क्योंकि वो महिला जो है वो उसकी पत्नी है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, वो उसकी पत्नी है। ठीक है, इस तरह के जो है वो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि किसी व्यक्ति की तरफ संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, महिला व्यक्ति के बारे में बोलती है कि उस व्यक्ति की जो पत्नी है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है, यानी महिला की माँ की इकलौती बेटी है। तो महिला की माँ की इकलौती बेटी वो स्वयं हुई और वो उसकी पत्नी है, तो सिंपल सी बात है। तो ये यहाँ पे पत्नी जो है वो उस व्यक्ति की, वो महिला स्वयं है। ठीक है, तो ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं, आंसर इसका पत्नी है। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन जो है आप एरो के साथ भी जो तीर का निशान बना बना के भी जो है वो करते हैं इसको। हर 3 साल के अंतराल पे जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग 50 साल है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी होगी? अब बड़े ध्यान से देखो कि टोटल कितने बच्चे पैदा होते हैं, 5, और हर बच्चे 3-3 साल के बाद पैदा हो रहे हैं। ठीक है, और इनकी आयु का जोड़ जो है वो 50 साल है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है? मान लो हम सबसे छोटे बच्चे की आयु लिखते हैं 10 साल, तो उससे बड़ा जो होगा वो 13 साल का, फिर 16 साल का, ठीक है, फिर 19 साल का, फिर जो है वो 22 साल का। 5 बच्चे हुए ना, 10, 13, 16, 19 और 22। अब 10, 13, 16, 19 और 22 को जोड़ेंगे तो 50 आएगा क्या? नहीं आएगा। डी वाले की बात कर रहा हूं मैं। अगर हम ए को जोड़ के देखते हैं, मान लो सबसे छोटा बच्चा 4 साल का है, तो फिर उससे बड़ा होगा 7 साल का, फिर उससे बड़ा होगा 10 साल का, फिर उससे बड़ा होगा 13 साल का, उससे बड़ा होगा 16 साल का। तो अगर हम इसको करके देखते हैं तो क्या हमारे पास आंसर आता है? तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आता है। अगर सबसे छोटा बच्चा 4 साल का है तो उससे बड़ा 7 साल का, फिर उससे बड़ा 10 का, फिर 13 का, 16 का, तो 4 को 7 से जोड़ा 11, 11 को 10 से जोड़ा 21, 21 को 13 से जोड़ा 34, 34 को 16 से जोड़ा 50, यानी ये वाला बिल्कुल सही आंसर है। सबसे छोटा बच्चा 4 साल का, सबसे बड़ा बच्चा 16 साल का। ठीक है, 5 बच्चे जो है वो 3-3 साल के गैप के बाद जो है वो आपके पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या आएगा? 4 साल आएगा। ठीक है, तो हम आंसर से ही जो है वो आंसर में ही क्वेश्चन फिट करके फिर आंसर निकालते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या दे रखी है, बड़ी लंबी संख्या है, 5, 3, 4, 8, 9, 7, 1, 6, 5, 3, 2, 9, 8, 4, 3, 5। अभी इतनी लंबी संख्या में ऐसे कितने अंक है जिससे पहले एक विषम संख्या आती है और बाद में एक सम संख्या नहीं आती है? पहले हमें ये पता होना चाहिए विषम संख्या क्या है और सम संख्या क्या है। सम संख्या इवन नंबर को बोलते हैं और विषम संख्या जो है वो ऑड नंबर को बोलते हैं। विषम संख्या मतलब जो 2 के पहाड़े में नहीं आती, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, ये विषम संख्याएं कहलाती हैं। और सम संख्या क्या कहलाती हैं? जो 2 के पहाड़े में आती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ये सब सम संख्याएं हैं। ठीक है, इवन नंबर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये इतना लंबा जो नंबर है ना, इसमें से ऐसी कितने नंबर हैं जिनसे पहले एक विषम संख्या आती है? विषम संख्या यानी जैसे 5 आती है, या 3 आती है, या 9 आता है, या 7 आता है, यानी विषम संख्या आती है, और बाद में सम संख्या नहीं आएगी। सम संख्या मतलब 4 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, ठीक है, या 6 नहीं आएगा। यानी कि कहने का क्या मतलब हुआ इन 2 लाइनों का, लास्ट की 2 लाइनों का क्या मतलब है कि जिसके पहले एक विषम संख्या आए और बाद में भी क्या आए? विषम संख्या आए, क्योंकि सम संख्या नहीं आएगी तो फिर विषम ही आएगी। यानी कि इसका यह मतलब हुआ कि जिसके आगे भी विषम संख्या आए और पीछे भी विषम संख्या आए। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4। तो आंसर देखते हैं। तो ऐसी 3 संख्याएं हैं। ठीक है, लाल कलर से हमने इसको दिखा रखा है। ठीक है, तो ऐसी 3 संख्याएं हैं, वो संख्याएं जिनके आगे जो है वो क्या है? विषम संख्या, जिसके पहले भी विषम संख्या है और जिसके बाद में भी जो है सम संख्या नहीं है, यानी कि विषम संख्या है। तो जैसे 7 है, 7 के आगे विषम संख्या है, पहले विषम संख्या है, और 7 के बाद जो है वो क्या आ रही है? विषम संख्या आ रही है, 1। इसी तरह से 6 है, 6 से पहले भी विषम संख्या है 1, और 6 के बाद भी जो है विषम संख्या है 5। इसी तरह से 2 है, 2 से पहले भी विषम संख्या 3 है और 2 के बाद भी विषम संख्या 9 है, यानी जो 2 के पहाड़े में नहीं आते। ठीक है,
बाकी कोई नंबर जो है ऐसा नहीं है, जैसे 3 है, 3 के बाद सम संख्या आ जा रही है, ठीक है, 4 के बाद 8 आ जा रहा है, 8 से पहले 4 आ जा रहा है, ठीक है, फिर 9 से पहले 8 आ जा रहा है, इसके अलावा 7 से पहले 7 आ गया हमारा एक नंबर, एक नहीं है क्योंकि 1 के बाद 6 आ जा रहा है, तो यानी ये 3 ही नंबर है, 7, 6 और 2, 3 ऐसे नंबर है जिनके पहले भी विषम संख्या है और बाद में भी विषम संख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6, 17, 39, 72, अगला अंक क्या आएगा? 83, 94, 116, 127, 6, 17, 39, 72। तो आंसर देखते हैं, आंसर है इसका 116। बड़ी सिंपल सा है क्वेश्चन ये। 6 में 11 जोड़े, यहाँ 11 का पहाड़ा ही चल रहा है, 11 ही जोड़ रहे हैं, पहले 11 जुड़ेंगे, फिर 22 जोड़ेंगे, यानी 11 दूनी 22, फिर 33 जोड़ेंगे, 11 तिया 33, फिर 44 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 6 में 11 जोड़े तो 17 आ गए, 17 में फिर 22 जोड़ दिए, ठीक है, तो 39 आ गए, 39 में फिर 33 जोड़ दिए तो 72 आ गए, 72 में फिर 44 जोड़ देंगे तो 116 आएंगे, यानी हम 11 के पहाड़े में, ठीक है, वो जोड़ रहे हैं इसमें, ठीक है, तो 116 आएगा आंसर, ठीक है। 6 में 17, 6 में 11 जोड़े 17 आ गए, 17 में 22 जोड़े 39 आ गए, 39 में 33 जोड़े 72 आ गए, 72 में जो है वो हमने 44 जोड़े 116 आ गए, ठीक है, तो 116 इसका आंसर आएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश अल्फाबेट को अगर हम उल्टे क्रम में लिखें तो कौन सा अक्षर बाएं यानी लेफ्ट साइड से 14वां होगा? NLPM। अगर इंग्लिश अल्फाबेट को हम उल्टे क्रम में लिखें तो कौन सा अक्षर जो है वो बाएं से जो है वो 14वां होगा, लेफ्ट साइड से जो है वो 14वां होगा। आंसर देखते हैं, ठीक है। आंसर जो है इसका, ठीक है, M आएगा, और वो M कैसे आएगा वो देख लेते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले क्या कहा गया है कि ABCD लिखा है, ये तो सीधा लिखा गया। अगर हम इस ABCD को उल्टा करके लिखें, ZYX उल्टा करके लिखें और लास्ट में A आए, शुरू में Z आए, तो फिर जब हम इसको उल्टा करके लिखते हैं तो फिर कौन सा अक्षर जो है वो लेफ्ट साइड से, यानी ये लेफ्ट साइड है इधर वाली, ये राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड से 14वीं होगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो M जो है वो लेफ्ट साइड से 14वां होगा। अगर हम क्वेश्चन ये बोलता कि राइट साइड से 14वां कौन सा होगा, तो फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो फिर N होता हमारा आंसर, ठीक है। तो अभी क्या कहा गया कि हमने उल्टा करके लिखा इसको, इंग्लिश अल्फाबेट को, तो लेफ्ट साइड से 14वां M है, अगर राइट साइड से 14वां N है, ठीक है। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि पीछे से 10वां नंबर कौन सा है, तो पीछे से 10वां नंबर कौन सा है। अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट को उल्टा करके लिखें तो फिर लेफ्ट से या सीधे से या पीछे से फिर 10वां नंबर कौन सा है, तो 1, 2, 3, 4। कहने का मतलब है ये सिंपल है, यहाँ पे लेफ्ट से फिर हमने 14वां नंबर देखा, ठीक है, ये इसका आंसर है। इस तरह से कई सारे आपको और भी एग्जाम्पल मिलेंगे। तो ये हम सिर्फ 20 ही क्वेश्चन जो है वो आज आपके सामने जो है रीजनिंग के लाए थे। ज्यादातर टॉपिक जो है वो हमने इसमें कवर किए हैं, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप थोड़े से प्रैक्टिस कर लोगे तो 2-4 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं एग्जाम में, तो वो आप जो है वो कवर कर लोगे, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद।